क्वेश्चन नंबर 1, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2:1 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 3:5 का अनुपात है। उनके आयतनों में अनुपात बताना है। ठीक है, त्रिज्याएं दी हुई हैं। क्या दी हुई है? त्रिज्याएं R1/R2 बराबर कितना है? 2, 3। ठीक है, और ऊंचाई दी हुई है H1/H2 5:3। ठीक है, तो हमें बेलनों का आयतन B1/B2 बताना है। ठीक है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर और H1 इंटू पाई R2 स्क्वायर और H2। पाई तो कॉमन दोनों कट जाएगा। R1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 गुणा H1 5 अनुपात R2 कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर 9 गुणा R और H2 है 3, तो आ जाएगा 5 चौक 20 अनुपात 27। ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है किसी समलंब का परिमाप 104 सेमी है, उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है समलंब दिया हुआ है जिसका परिमाप, समलंब का परिमाप आकृति कोई सी हो उसके चार भुजाओं का योग जो होगा वो होता है परिमाप। तो A + B + C + D बराबर दिया हुआ है 104। ठीक है, और इसमें कह रहा है असमांतर भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर और एक 22 सेंटीमीटर है। असमांतर भुजाएं जो भी है, तो इस तरीके से बना लेता हूँ मैं। ये नाम दे देते हैं ABCD। ये इस तरीके से ये समलंब बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें आपको दिया हुआ है असमांतर भुजाएं। असमांतर भुजाएं कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली दी हुई है। ठीक है, ये भुजा दी हुई है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई बीच की। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये 18 है असमांतर भुजा और ये 22 है। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि AB + C + D सबका होगा, यानी कि AB + के BC + के CD + के AD बराबर 104। ठीक है, अब यहाँ से AB की वैल्यू नहीं है, तो AB + BC 22 + CD नहीं है, D कितना है? 18 बराबर 104। तो यहाँ से AB + के CD बराबर 104 माइनस के हटा देंगे कितना है? 40। 18 22 40 बराबर आ जाएगा 64। ये हमारे पास आ गया असमांतर भुजाओं का योग। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या कह रहा है, ये आ गया हमारे पास AB + CD की वैल्यू। अब एरिया 1/2 क्रॉस AB + के CD क्रॉस दूरी, दूरी कितनी है बीच की? ये 16, दूरी 16 यानी कि H मान लो 1/2 64 गुणा 16, इसे काट दो, ये आएगा 8 बार। 64 के 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 512। ऑप्शन डी इसका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² + y² + के 14x + के -7y - के 4xy + के 12 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हल करें। 4x² + के y² 14x - के 7y - के 4xy + के 12। ठीक है, ये यहाँ से 4x² + के y² - 4xy
14x, ये 4x वाई लिया है, माइनस के 7y प्लस के 12, यहाँ से 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस के 2 क्रॉस 2x क्रॉस y प्लस 14x माइनस के 7y प्लस के 12। इसको हमने तोड़ लिया, इसको यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके से ये आपके पास हो गया 2x माइनस के y का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 14x माइनस के 7y प्लस के 12, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस के 16 जोड़ दो और प्लस के 16 घटा दो, ठीक है। तो ये यहाँ से ये इधर ले आएंगे, 2x माइनस के y का स्क्वायर माइनस के 16 प्लस 14x माइनस के 7y प्लस के, ये 16 और 12 कितना हो गया 28। अब यहाँ से ये और ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार जोड़ देंगे और घटा देंगे, 2x माइनस वाई माइनस के 4, ठीक है, समझ में आई बात। और 2x माइनस के वाई प्लस के 4, ये 4 का स्क्वायर बन गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, तो 7 दूनी 14 माइनस के वाई प्लस के 4, ये वाला कॉमन ले लिया, 2x माइनस के वाई प्लस के 4, तो अंदर क्या बच गया 2x माइनस के वाई माइनस के 4 प्लस के 7, तो यहाँ से आ गया आपके पास 2x माइनस के वाई प्लस के 4 और 2x माइनस के वाई प्लस के 3, ये हमारे पास आ गया। अब ऑप्शन देखो कौन सा बना, 2x माइनस के वाई है कहीं, माइनस के वाई है पर प्लस के 4 नहीं है, तो 2x माइनस के वाई और प्लस के 3, ऑप्शन डी, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया हुआ कि यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो घन की भुजा में पृष्ठ वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल वृद्धि जो होती है वो होती है 2a प्लस ए स्क्वायर वाई 100 प्रतिशत, ठीक है। किसी ठोस घन में प्रत्येक भुजा में वृद्धि की जाती है तो उसके पूरे पृष्ठ क्षेत्र में जो वृद्धि होती है वो 2a प्लस ए स्क्वायर वाई 100, यहाँ पर लगा 2 क्रॉस कितनी वृद्धि की जा रही है 150 प्लस 150 150 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 300 प्लस के 225 बराबर आ गया 525% की वृद्धि, और ये ऑप्शन ए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6-5, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 893304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होने में है, ठीक है, इसको हम पूर्ण वर्ग बताना है। क्या 893304, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, करेंगे 9 से पेयर बनाएंगे, एक पेयर ही बना, एक पेयर बना, एक पेयर बना, तो 9 9 से गुणा, 9 से भाग, 9 9 81, 9 ही यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, 9 में से गया 8 और डबल 3 पेयर उतरता है, 9 9 18, 18 कितनी बार जाएगी 4 बार, तो 4 यहाँ आएगा और 4 से ही क्या होगी गुणा, गुणा करके यहाँ लिखा जाएगा, तो यार आपके पास 4 चौक 16 का 6 हासिल लगे, 4 8 32 और 33 और 4 ही का ना 4 4 3 7, हटाएंगे 13 में से 6 गए 7, 13 में 6 गए 7, 12, 12 में से 3 गए 9, और पेयर डाल लेंगे 0 4, पेयर डाल लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे 4 4 8 8 1 4, ठीक है। अभी कह रहा है जोड़ने पर प्राप्त होनी चाहिए, तो हम अब इसको जोड़ने पर इतना आ गया हमारे पास
अब इसको हम भाग देंगे इस 5 से, दे लो। चलो 6 से देते हैं, 5 से नहीं 6 से। तो 6 यहाँ आएगा, 6 से भाग दो। तो 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 48 3 51 का 1 और 6 48 3 और 6 का 6 5 11, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये अब इसमें से जो घटा था तो ये साइड में घटाना है। यहाँ पे 11 316 में से 9704 घटाएंगे, क्या आ गया 2 1 और 6 1। अगर ये संख्या हम इस नंबर में जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। और जोड़ने पर तो बोल रहा है, जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हुआ। तो ये वाला नंबर जो हमने घटाया है, अगर ये हम इस संख्या में जोड़ दें तो ये यहीं पे आ जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 12। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमने घटाया है बाद में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है माइनस के 5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस के 2 प्राप्त हो। माइनस के 5/7 माइनस के x घटा दो और बराबर आना चाहिए माइनस के 2/3। ठीक है, तो माइनस के x बराबर माइनस के 2/3, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा 5/7 बराबर 5 दूनी 10 प्लस के 15 और 7 21। तो ये आपके पास आ गया 5/21 माइनस के किसके 7 दूनी 14 आएगा, सॉरी 7 दूनी 14, तो ये 1 आएगा, 1 माइनस है तो x बराबर माइनस के 1/21। ऑप्शन कौन सा, बी में। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है 3 माइनस के 9 1 1 2 5 माइनस 5 1 2। ठीक है, इसका मान याद करना है, इसका मान हमें याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसके गुणनखंड कर लेंगे सबके अलग अलग। पहले करेंगे इसके साइड में कर लेते हैं 9 1 1 2 5, 5 से करेंगे, 5 ही का ना 5 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर करेंगे 5 से, 5 तिया 15 बच के 3, 5 छंग 30 और ये आ गया। और फिर 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 नम 45, ये 9 है 81 और 9। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9 माइनस के ये 3 चल रहा, ये 3 चल रहा, ये 8 के क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से एक 5 बाहर आ गया और एक 9 बाहर हो गया और यहाँ से माइनस के 8 बाहर हो गया। पर ये माइनस का है यहाँ पे, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस है ना सब में। तो 9 पंजे 45, 45 8 53, माइनस के 53। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है 0.00 और 0 1 2 7 8 मानक रूप में k को 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k प्लस n का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से 1.278 क्रॉस, और पॉइंट में कितनी बार इधर भगाया हमने, 1 2 3 4 5, कितनी भगाया 5, तो 10 की घात माइनस के 5 चढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे k का मान क्या हो गया ये, और n का मान माइनस के 5, k क्रॉस 10 की पावर 5, तो हमें k प्लस n बराबर बताना है। तो k का मान कितना 1278, प्लस लगाएंगे पर यहाँ माइनस है, माइनस के 5, इससे घटा लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस के 3722, माइनस के 3722, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
बाई के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 5 1/3 9 से विभाज्य है निम्न है। ठीक है, 9 से विभाज्य करनी है तो 5 1/3। ठीक है, ये संख्या हमारे पास तो 9 से विभाज्य होगी, मतलब इसका जो अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। 5 + 1 प्लस के बाई प्लस के 3। ठीक है, 9 से डिविजन होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 5 1 6 6 3 9 9, यानी कि बाई का मान क्या है जिससे ये टोटल 9 आ रहा है, 9 प्लस के बाई। ठीक है, तो बराबर 9 से डिविजन करना, तो बाई का मान ऐसा चल लिया जाए जिससे ये डिविजिबल हो जाए 9 से। तो बाई का मान अगर हमने एक 0 ले लिया, ठीक है 0 लिया तो एक तो 9 आ गया और एक 9 लिया, 9 9 18 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मान जो है हमारे क्या हो रहे हैं 9 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हमने एक क्या लिया 0 लिया, एक 9 लिया। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है इस अंकों का सम जो हो वो 9 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है त्रिभुज दिया हुआ है डी ई एफ और त्रिभुज दिया हुआ है एक पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू बराबर डी ई, पी क्यू बराबर है डी ई और ई एफ ई एफ बराबर है पी आर, ये रहा पी आर और एफ डी बराबर है क्यू आर, ये है आपके पास। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, यहाँ देखो जब यहाँ पे ये डी ई एफ, तो त्रिभुज डी एफ तो रहेगा, ये त्रिभुज डी ई एफ समांतर होगा किसके, जो कॉमन भुजा हो वो समबाहु मान चाहिए ई। यहाँ देखो ये इसके बराबर है तो ये इसके ऊपर ही आनी चाहिए। ठीक है, ये इसके ऊपर ही आनी चाहिए, ऐसे रखें या इसके ऊपर आ जाए तो क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर, क्यू पी आर इस तरीके से बनेगा। ये इस पाएगा क्यू पे और ये पी पर, ये आर पे, तो क्यू पी आर ये त्रिभुज बनेगा। ये सर्वांग सम मतलब एक जैसे होंगे, डी ई एफ बराबर क्यू पी आर के। ठीक है, ये सर्वांग सम हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन डी ई एफ बराबर क्यू पी आर, ये रहा। अगर ऐसा समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे एक तरफ दूसरा रिप्रेजेंट कर लो, यहाँ पे डी ले लो और ये ई ले लो और ये एफ ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू बराबर डी ई, पी क्यू बराबर डी ई, पी क्यू कहाँ है, इसको हम या इसको एक ऐसा कर लो, इसको चेंज कर लो, दोबारा बना दूसरा बना लो, ये वहाँ पे ये पी ले लो, ये क्यू ले लो और ये आर ले लो। पी क्यू बराबर डी ई हो गया, पी क्यू और डी ई एफ बराबर पी आर हो गया ये, और एफ डी बराबर क्यू, पी आर बराबर ई एफ और ये वाली पोर्शन इसके बराबर। तो ये इसको जब उठा के ऐसे रखेंगे तो ये इस पर रखा जाएगा सेम करके ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो ये क्यू यहाँ जाएगा वो क्यू पी आर इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आई बात, ये ध्यान। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है आपके पास, ये रहा एक चतुर्भुज है इस टाइप से। ये ठीक है, ए बी सी और डी, डी 60 है, डी 60 और सी 100 है। कोण ए का और कोण बी का समद्विभाजक, कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक पी पे मिलते हैं, किस पे पी पे, तो पी पे मिलते हैं, पी पे ए पी बी की हम आप बतानी है। ठीक है, तो डी
और ए बराबर कितना होगा 180। डी कोण डी और कोण ए बराबर कितना, समान चतुर्भुज की जो साइड भुजाएं होती है उनका जो भी 180 होता है। तो इस कोण ए और कोण डी बराबर कितना होगा 180। डी कितना है 60, तो ये वाली ए भुजा कितनी आ गई, ए कितना कोण आ गया 120। ठीक है, ये कितना आ गया 120 और इस समद्वि भाजक है तो ये कितना आएगा 60 और ये भी कितना आएगा 60। समझ में आई बात। अरे कोण ए प्लस के कोण डी बराबर 180। ठीक है, कोण ए की वैल्यू कितनी है 60 की और डी की वैल्यू 60 दी हुई है, प्लस के कोण ए बराबर 180, तो कोण ए बराबर कितना आ गया 120 आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये कोण बी प्लस के कोण सी बराबर 180 होगा और कोण बी प्लस कितना है 100 बराबर 180, तो कोण बी बराबर 80 होगा। तो कोण बी बराबर 80 तो समझी भाजक है, यो भी कितना होगा 40 और ये भी कितना होगा 40। अब शंकु त्रिभुज देख लो ए पी बी में, अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180, ये कितना 60, ये 40, कितना होगा 100, तो ये कितना बचा 80 बचा, कितना बचा 80। 80 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक उत्तल समभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 है, तो इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप बतानी है। ठीक है, तो जो अंतःकोण होता है उनका योगफल जो होता है n-2 क्रॉस 180 ये होता है, बराबर दिया हुआ है 180। ठीक है, तो यहाँ से कटा 18 छक्का 160, n-2 बराबर 6 और n बराबर 8 आ गया। ठीक है, ये था योगफल n-2 क्रॉस 180 बराबर कितना योगफल योग होता है अंतःकोणों का। हमें क्या बतानी, प्रत्येक कोण की माप बतानी है। तो प्रत्येक कोण की जो माप होती है, जो कोणों का योगफल होता है योगफल बटे n होता है, तो 1008 बटे 8 इससे काट लेंगे कितना आ जाएगा 135। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आंकड़े दिए हुए हैं कि परिसर बहुलक और माध्यक का माध्य बताना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे 0 4 2 जो है 2 4 बार है 2 2 2 और 2। ठीक है, तो उसके बाद 3 2 बार है 3 3, उसके बाद 4 4 3 बार है 4 4 4 और लास्ट में 7 आ गया। अब इसका माध्यक निकालो पहले, तो माध्यक हो जाएगा इसका बराबर 3 और बहुलक हो जाएगा इसका बराबर 2 और परिसर हो जाएगा इसका 7 में 0 करेंगे 7, बहुलक जो इसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति हो ये। ठीक है, और बहुलक होता है, बहुलक भी 2 हो जाएगा 2, माध्यक 3 आ जाएगी 4 5 और 5 इधर 5 इधर, बहुलक कितना आ जाएगा। अब इनका इन तीनों का क्या बताना है, माध्य बताना है। तो इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ा 3 और 2 5 प्लस के 7 बटे 3 12, 12 3 का 4, 4 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इनका आपको लैस से बताना है। ठीक है, लैस से फाइंड करना है। लैस 22 54 135 198। ठीक है, 2 से करेंगे 11 27 54 135 2 नम 18 2 नम 18। अब ले लो 3 सी लो, फिर 11 ऐसे आ जाएगा 3 नम 27 3 चौक 12 3 पंजे 15 और 33 आ गया। फिर 3 से लो 11 3 15 और 11, यहाँ पे आ जाएगा 3 11 1 5 11, 11 से ले लो 1 1 5 1, तो लेस इसका आ जाएगा 2 की पावर तो 2 ही है, 3 की पावर 3 है गुणा 11 की पावर गुणा 5 एक ही है ये और 11 भी एक ही है। ऑप्शन सी इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है कौन सा सदैव कथन सत्य है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सदैव होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये गलत, एक अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है नहीं, यही इसका राइट आंसर है। कोई समावेश संख्या नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा माइनस के 7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल बताना है। ठीक है, माइनस के 7 एंड -3 के बीच
ठीक है, तो माइनस के साथ एक लाइन खेल लीजिए, माइनस के 7, माइनस के 6, माइनस के 4, 5, माइनस के 4, माइनस के 3, यही तो आएंगे इनके बीच में। और इनके जो बीच में है, बीच में कौन से, ये। अब इनका क्या बताना है, गुणनफल, गुणा कर दो, माइनस के 6, माइनस के 5, माइनस के 4, 5 चौक 20, वो 6 पंजे 30, 30 चौका 120, वो भी माइनस का। ऑप्शन सी इसका सही बनेगा। तो